हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा और आज मैं आपको भारत के प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं उनकी जीवनी और गणित में उनका योगदान के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, ठीक है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारियां मैं हमेशा देते रहूँगा। हमेशा उन महान व्यक्तियों से मैं आपको परिचय कराता रहूँगा जो आपके लिए पूजनीय हैं, जिनके आधार पर आज हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति, महान गणितज्ञ, महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में होता है, ठीक है। और 499 में मतलब कि मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिख देते, ठीक है, जिसमें गणित और खगोल शास्त्र के नियमों को बताया गया। और खास बात यह है कि यह जो पुस्तक है यह श्लोक के रूप में, ठीक है। तो मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है आर्यभट्टीय नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिख डाला, ठीक है। अब यह जान लेते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुसुमपुर पटना में हुआ था। कुसुमपुर पटना मतलब हमारे देश के थे, हमारे राज्य के थे, हमारे शहर के थे। वैसे तो ये पूरे विश्व के थे, लेकिन यह हमारे लिए गर्व की बात है कि यह भारतीय थे, ठीक है। हालांकि इनके जन्म स्थान पर विवाद है, ठीक है ना। कुछ लोगों का मान्यता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के अस्मक नामक स्थान पर हुआ था। फिर भी जन्म कहीं भी हो, इंडियन तो थे ही, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी शिक्षा कहां से हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण किया नालंदा विश्वविद्यालय से, जो हमारे बिहार में है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इन्होंने क्या दिया हमें। इन्होंने हमें दिया क्या। देखिए, बहुत पहले हमारे प्राचीन जो लोग थे, प्राचीन जो वासी थे, वह यह मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो चपटा है, फ्लैट है, ठीक है। और वो इस बात से हमेशा डरे रहते थे कि यदि मैं पृथ्वी पर बहुत दूर तक मैं जाऊंगा तो कहीं गिर सकता हूं, ठीक है। लेकिन इन्होंने यह कहा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 साल पहले इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, ठीक है। इन्होंने यह भी बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसे घटनाओं का धार्मिक कोई महत्व नहीं है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है जो विज्ञान पर आधारित है। तो इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसे धार्मिक मान्यताओं को भी इन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो दिया वो शायद किन्हीं और को देना नामुमकिन है। इन्होंने हमें बताया कि पाई, जो कि आज हम लोग पाई का धड़ल्ले से यूज करते हैं, पाई का मान पूरे विश्व में सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया 3.1416,
लगभग। ये उन्होंने पाई का मान जो है कि सर्वप्रथम विश्व को दिया, जिसका आज हम लोग जो है गर्व से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस पाई का यूज हम लोग आज करते हैं 3.14, वो हमारे भारतीय व्यक्ति ने ही पूरे विश्व में सर्वप्रथम दिया था। इन्होंने यह भी बताया कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, IRRETIONAL, इरेशनल नंबर है, इन्होंने ही बता दिया था। ठीक है, कि पाई एक इरेशनल नंबर है। हालांकि पाई इज इक्वल टू 22/7 हम लोग यूज करते हैं। दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रू, दिस इज नॉट 100% ट्रू। ठीक है, इसलिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल एंड इट इज रेशनल। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल और दोनों इक्वल। मैंने क्या कहा कि दिस इज नॉट 100% ट्रू। ठीक है, बस चूंकि पाई का मान 3.14 इन्होंने दिया, 22/7 का मान भी 3.14 आता है दशमलव के 2 अंक के बाद। हालांकि 2 अंक के बाद दोनों का मान वैरी करता है। ठीक है, तो फॉर द कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 22/7 का यूज करते हैं पाई के जगह पर, लेकिन यह ट्रू नहीं है, यह 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आप ये जान लेंगे कि पाई और 22/7 का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक ऐसी संख्या होती है जिसमें डेसिमल के बाद ना तो नंबर का रिपीटेशन होता है और ना ही नंबर का एंडिंग होता है। ठीक है, यदि कोई नंबर को डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करें और वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ जाए, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और यदि किसी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाए और डेसिमल के बाद वो ये टर्मिनेटिंग आ जाए, क्या आ जाए? टर्मिनेटिंग, मतलब शांत हो जाए। जैसे दशमलव के बाद यदि कट जाए तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वो शांत हो जाता है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को। और यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, लेकिन रिपीटिंग हो, जैसे मान लीजिए कि 2.32 या 32 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग परिमेय संख्या ही कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आर्यभट्ट ने मुझे और क्या दिया। आर्यभट्ट का सबसे जो विख्यात खोज है वो है जीरो का, ठीक है ना। भारत में जीरो का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने ही हमें काउंटिंग सिखा दिया, क्योंकि काउंटिंग में बिना जीरो का काउंटिंग हो नहीं सकता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाकर रुक जाना पड़ता। 9 के बाद हम 11 लिख पाते, 10 नहीं लिख पाते, 99 के बाद 100 नहीं लिख पाते, 999 के बाद हम लोग 1000 नहीं लिख पाते। तो जीरो का आविष्कार करके जीरो को इन्होंने हमें देकर इन्होंने हमें काउंटिंग सिखा दिया, और इन्हीं के आधार पर डेसिमल सिस्टम का प्रतिपादन हुआ, है ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 10 अंक होते हैं, उसी को हम लोग डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति कहते हैं। चलिए, इन्होंने ही हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया। जीरो के आविष्कार के बाद प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें दिया, प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है, वैल्यू सिस्टम दिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये इसका प्लेस वैल्यू 4, इसका प्लेस वैल्यू 30, इसका प्लेस वैल्यू 200, ये आपका जो है आर्यभट्ट का ही देन है कि इन्होंने हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया, ठीक है। अब और क्या दिया? देखिए, सर्वप्रथम अलजेब्रा का प्रयोग करने वाले
और अलजब्रा में इक्वेशन का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम इंडियन गणितज्ञ आर्यभट्ट ही थे। सर्वप्रथम इन्होंने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को हल करने का कोशिश किया, ठीक है, जिसे हम लोग आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयास किया था कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने ही बताया कि यदि नंबर्स का सीरीज हो स्क्वायर फॉर्म में 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, तो इसका सम निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 6 ये इन्हीं का देन है बच्चों, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने गणित में क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, ठीक है। अब इतना ही नहीं, इन्होंने एक सूत्र और दिया अंकगणित में। इन्होंने ही कहा था कि यदि कोई संख्या है 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट डॉट nq, ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n और होल स्क्वायर। ये इन्हीं का देन। अब आपको लग रहा हो कि फार्मूला सत्य है, आइए देख लेते हैं। जैसे 1q प्लस 2q प्लस 3q, मान लीजिए कि ये 3 क्यूब जोड़ना है, ठीक है, तो आइए इस फार्मूले के अनुसार जहाँ तक नंबर है सबको जोड़कर स्क्वायर कर देना है। पहले हम लोग इसको देखते हैं ये हुआ कितना। ये हुआ 1 प्लस 8 और ये प्लस 27, तो 27 और 8 हो गया आपका 35 एक 36, मतलब ये 36 हो गया। अब इस फार्मूले से, आर्यभट्ट के फार्मूले से देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 6 का होल स्क्वायर, ये 36 हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट 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 सॉरी प्लस 4q तक ऐड करना है। तो पहले हम इसे बेसिक मेथड से देख लेते हैं कि ये हुआ कितना। तो ये आपका हो गया 64, ये हो गया 27, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 1। अब आप देखिए कि ये हुआ कितना, तो 64 और 1 65 हो गया, 27 और 8 ये 35 हो गया और ये दोनों मिलकर 100 हो गया। अब आर्यभट्ट के लिए देखते हैं कि आर्यभट्ट ने जो कहा वो सत्य है कि नहीं, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आर्यभट्ट ने हमें सूत्र दिया। 7 2 9 1 10 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो दोस्तों, मैंने जो आज आपको आर्यभट्ट की जीवनी और योगदान के बारे में बताया, मेरा अनुरोध है कि इस जीवनी और इस योगदान को भारत के हर छात्र, हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उनके योगदान को समझना चाहिए। इसलिए आप तमाम व्यूअर से, सब्सक्राइबर से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे रोचक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।